गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी 2 ही स्टूडेंट कर रहे हो तुम क्लास अटेंड, टीना और रवि। रवि नहीं दिख रहा क्या आज? सर टीना ही है। ठीक है। देखो, कल मैंने कुछ शब्दों के बारे में बताया था जो आपके अकाउंटेंसी में काम में आते हैं। जैसे मैंने बताया था कैपिटल शब्द। किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए जो धनराशि लगाई जाती है उसे हम कहते हैं कैपिटल, यानी कि पूंजी। इसके अलावा मैंने आपको एक दूसरा जो शब्द है वो बताया था स्टॉक। स्टॉक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रहतिया। रहतिया यानी कि रहा हुआ या बचा हुआ माल। बचा हुआ जो माल है वो कहलाता है स्टॉक। ठीक है। और इस स्टॉक के बारे में मैंने बताया था कि ये स्टॉक है 2 प्रकार का होता है, और 2 प्रकार मैंने बताए थे इसके। एक मैंने बताया था ओपनिंग स्टॉक, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक रहतिया। और दूसरा है वो होता है आपके क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। ठीक है। इन दोनों के बारे में मैंने बताया था। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि व्यापारी के द्वारा हर वर्ष के अंत में अपने खाते तैयार किए जाते हैं। वर्ष का जो है प्रारंभ होता है वो आपके 1 अप्रैल से हो सकता है या 1 जनवरी से हो सकता है। अच्छा, वर्ष का प्रारंभ यदि 1 अप्रैल से हुआ है तो इस वर्ष का अंत कब होगा? 31 मार्च। 31 मार्च। और अगर 1 जनवरी से प्रारंभ हुआ है तो कब होगा? 31 दिसंबर। मतलब कुल मिलाकर ये 1 वर्ष की अवधि होती है। 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने चाहे 1 अप्रैल से गिनो चाहे 1 जनवरी से, हमारे अंत इसका ये होगा। अप्रैल से अगर हमने प्रारंभ किया है तो 31 मार्च, और अगर जनवरी से किया है तो दिसंबर तक, 12 महीने। ये व्यापारी क्या करता है, इस प्रकार से हर वर्ष के अंत में अपने खाते तैयार करता है। वर्ष कोई सा भी हो सकता है, अप्रैल से 31 मार्च हो सकता है या 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो इसमें क्या करता है व्यापारी, अंत में जब खाते तैयार करता है तो उसके खाते तैयार करने का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त करना। क्योंकि कोई भी व्यापारी जिसके द्वारा व्यापार किया जा रहा है वो ये जानना चाहता है कि जो व्यापार उसके द्वारा किया जा रहा है उस व्यापार से उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है। और अपने व्यापार की जो स्थिति है, फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो कैसी है, और आने वाले समय में व्यापार की स्थिति क्या रहने की संभावना है, ताकि उसी के आधार पर वो आगे के लिए कोई प्लानिंग कर सके। अगर व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं है तो उन कारणों को मालूम किया जाता है कि व्यापार की स्थिति अच्छी क्यों नहीं है और इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। क्योंकि अगर व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और आने वाले समय में भी अगर घाटा ही होने की संभावना है, तो ऐसे व्यापार को चालू रखने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर उस व्यापार को बंदी किया जाता है या कोई अल्टरनेट, उसकी जगह कोई दूसरा व्यापार प्रारंभ किया जाता है। लेकिन इन चीजों की जानकारी व्यापारी को तभी मिलती है जब व्यापारी के द्वारा खाते तैयार किए जाते हैं। तो इसलिए हर व्यापारी ये जानकारी प्राप्त करने के लिए खाते तैयार करता है। अच्छा, ये जो खाते तैयार किए जाते हैं इसके मैंने बताया था कि 2 विधियां हैं। शॉर्ट में मैं आपको फिर बता रहा हूं। एक है महाजनी पद्धति, जिसको हम इंडियन सिस्टम यानी कि भारतीय पद्धति भी बोलते हैं।
भारतीय पद्धति इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पद्धति केवल भारत में ही प्रचलित है, अन्य देशों में यह पद्धति प्रचलित नहीं है। इसमें सारा काम हिंदी में किया जाता है। काम करना इसमें बहुत आसान है, मतलब लेखा करना। कोई भी जो व्यक्ति थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर उसको कुछ दिनों तक उसको समझा दिया जाए तो वो व्यक्ति भी इस प्रकार के खाते तैयार कर सकता है। यानी कि अलग से ऐसे व्यापारी को अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है, खुद तैयार कर सकता है, खर्चा भी उसका कम होता है। इसलिए भारत में अधिकांश जो छोटे व्यापारी हैं, जितने भी आप आसपास में आपके कोई जनरल किराने की दुकान, फैंसी, हार्डवेयर, सैनिटरी और कोई भी ऐसी दुकान देखते हो, वो सब इस पद्धति को अपनाते हैं। तो ये बहियां होती है, जो पुस्तकें रखी जाती है उनको बोलते हैं बही, लाल रंग की होती है और सारा काम इसमें हिंदी में किया जाता है। दूसरी पद्धति मैंने बताई थी दोहरा लेखा पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। दोहरा लेखा पद्धति का यदि इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें खाते तैयार करने के लिए जो पुस्तकें होती है वो रजिस्टर के रूप में होती है। रजिस्टर होते हैं बड़े बड़े और उनमें क्या है, फॉर्मेट जो है प्रारूप बना हुआ होता है। दूसरा, इसमें सारा काम अंग्रेजी में किया जाता है। लेखा करने के मतलब लिखने के कुछ विशेष नियम और सिद्धांत होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ये नियम और सिद्धांत होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही खाते तैयार किए जाते हैं। दूसरे, इसमें काम सारा अंग्रेजी में किया जाता है, इसलिए कम पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो तो इस पद्धति का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है किसी भी दशा में, क्योंकि इसमें जो अंग्रेजी में पूरा काम किया जाता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरे, इस डबल एंट्री सिस्टम में लेखा करने के विशेष नियम और सिद्धांत होते हैं जो आम व्यक्ति के समझ से बाहर होते हैं। साधारण व्यक्ति ये आसानी से नियमों को नहीं समझ सकता। कम पढ़ा लिखा नहीं, या बल्कि अच्छा पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो भी आसानी से नहीं समझ सकता, यानी कि उसको भी टाइम लगेगा। एक कॉमर्स का स्टूडेंट है, अगर वो करता है तो वो कुछ दिनों में ही सीख जाएगा इस पद्धति को, लेकिन अगर कोई साइंस या आर्ट्स फैकल्टी का है तो उसको क्या काफी टाइम लगेगा, उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसको पहले तो सीखना पड़ेगा कि ये चीज होती क्या है, तब जाकर के वो कर सकता है। फिर भी क्या है, उसकी अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब भारत में क्या अधिकांश व्यापारी, चाहे बड़े व्यापारी हो, जरूरी नहीं है कि वो कॉमर्स के ही स्टूडेंट रहे हो, तो इसलिए बड़े व्यापारिक संस्थानों के पास में तो विकल्प है, क्योंकि उनके पास में साधन होते हैं, पैसा होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, उसकी जगह अकाउंटेंट को रख सकते हैं, तो वो सारा काम अकाउंटेंट कर लेते हैं, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास में खुद की इनकम इतनी नहीं होती है कि वो अकाउंटेंट को रख सके, खुद काम कर नहीं सकते और काम करने के लिए अकाउंटेंट को रख नहीं सकते, इसलिए वो क्या है, महाजनी पद्धति को अपनाते हैं। हम जो पढ़ेंगे वो महाजनी पद्धति के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा पद्धति के बारे में ही पढ़ेंगे। तो दोहरा, ये मैंने आपको इतना टॉपिक मैंने कल ही आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये दोहरा लेखा पद्धति मैंने बताया कि इसमें काम सारा अंग्रेजी में किया जाता है। तो इसमें आगे पढ़ने से पहले कुछ शब्द है जिन शब्दों के बारे में आपको बता रहा था, और उसमें मैंने आपको दो शब्द बता दिए थे। एक मैंने बताया था कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं पूंजी, और दूसरा मैंने बताया था आपके स्टॉक, रहतिया, बचा हुआ माल। यदि बचा हुआ माल वर्ष के प्रारंभ में है, वर्ष का प्रारंभ कौन सा, या तो 1 अप्रैल या 1 जनवरी, ये वर्ष का प्रारंभ है, ये वर्ष का अंत है। यदि ये बचा हुआ माल वर्ष के प्रारंभ में है तो वो क्या कहलाता है, ओपनिंग स्टॉक, और यदि ये माल वर्ष के अंत में है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहती है, ठीक है। तो मैं तुम्हारे को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें समझ में नहीं आए, बस आपको केवल ध्यान से सुनने की जरूरत है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके दो शब्द तो हो गए, कैपिटल और स्टॉक। इसके बाद में ये आपके दूसरे नंबर पर था, और पहले नंबर पर मैंने बताया था आपके कैपिटल, जिसको बोलते हैं पूंजी। व्यापार को प्रारंभ करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है, धनराशि लगाई जाती है,
क्योंकि बिना धन के तो कोई व्यापार प्रारंभ हो ही नहीं सकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो कैपिटल कहलाती है। और दूसरा शब्द मैंने आपको स्टॉक के बारे में बताया कि स्टॉक आपके ये दो प्रकार का होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखो आपके तीसरा शब्द गुड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं माल। आपने बहुत जगह कई ट्रकों के ऊपर इन पर लिखा हुआ देखा होगा गुड्स ट्रांसपोर्ट। कई दुकानों पर आपके फैक्ट्री एरिया में इस साइड में कई इनके ट्रांसपोर्ट ऑफिस खुले हुए हैं, उन पर लिखा हुआ होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, यानी कि ट्रकों के द्वारा माल लाया जाता है या ले जाया जाता है। ठीक है, तो गुड्स को हिंदी में हम बोलते हैं माल। माल किसे कहते हैं? व्यापारी के द्वारा जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है वो वस्तु उसके लिए क्या कहलाती है? माल। व्यापारी के द्वारा जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है वो वस्तु उसके लिए माल कहलाती है। जैसे एक कपड़े का व्यापारी है तो कपड़ा उसके लिए क्या कहलाएगा? माल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड्स। ठीक है, एक तेल का व्यापारी है, बहुत से आपने देखा होगा होलसेलर तेल के पीपे हैं, वो तेल ही बेचते हैं। उसमें कोई सा भी तेल अलग अलग ब्रांड हो सकता है कि साहब ये टेगोर ब्रांड है, ये इंजन ब्रांड है, ये सफोला है, ये और ये तेल है, दुनिया भर के ऐसे ब्रांड होते हैं। तो वो केवल तेल का ही व्यापार करते हैं। तो तेल का व्यापार करते हैं तो तेल उनके लिए क्या कहलाएगा? माल, यानी कि गुड्स। ठीक है, इसी प्रकार एक फर्नीचर का व्यापारी है, रेडीमेड फर्नीचर। आप कई बार क्या घर के लिए आपको जरूरत होती है तो फर्नीचर की रेडीमेड के लिए तो आप फर्नीचर की दुकान पर जाते हो, उसमें आप देखते हो कि साहब ये चेयर, ये टेबल चाहिए, आपको अलमारी चाहिए, तो उसके लिए आप फर्नीचर की दुकान पर जाते हैं। तो एक व्यापारी जो फर्नीचर का व्यापार करता है तो फर्नीचर उसके लिए क्या कहलाएगा? माल। एक किराने की दुकान है, जनरल स्टोर है, उस दुकान में जो भी वस्तुएं वो बेचता है वो सब वस्तुएं उसके लिए क्या कहलाएगी? माल। तो कहने का मतलब है कि व्यापारी के द्वारा जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है वो वस्तु उसके लिए माल कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं गुड्स। ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, व्यापारी क्या करता है? वस्तु बेचता है, व्यापार करता है उस वस्तु का। अब उस वस्तु का व्यापार करता है तो सभी व्यापारी ऐसा नहीं करते, वस्तु को खुद तैयार नहीं करते। अधिकांशतः व्यापारी क्या करते हैं? तैयार वस्तु को क्रय करते हैं और फिर उसके बाद में उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ करके फिर उसको सेल करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या है, छोटे जो रिटेलर है, छोटे व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है, वो क्या करते हैं? किसी बड़े होलसेलर से, बड़े व्यापारी से माल क्रय करते हैं बड़ी मात्रा में और फिर उसको क्या है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार उस माल का विक्रय करते हैं। उसमें माल जब बेचते हैं तो उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ देते हैं। तो माल खरीद करके और फिर उसको बेचते हैं प्रॉफिट जोड़ करके। तो अधिकांश व्यापारी तैयार वस्तु को ही क्रय करते हैं और उसको सेल करते हैं प्रॉफिट जोड़ करके। लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो उस वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो उनके पास इसके लिए क्या होती है? फैक्ट्रियां, क्योंकि उत्पादन तो केवल फैक्ट्री में हो सकता है, बिना फैक्ट्री के तो उत्पादन हो ही नहीं सकता है। तो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं? दूसरे से माल नहीं खरीदते बल्कि वो माल को खुद तैयार करते हैं, उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए कच्चे माल का होना तो जरूरी है, कच्चा माल तो खरीदना पड़ेगा। जैसे एक चीनी का व्यापारी है, चीनी की कोई फैक्ट्री है, तो चीनी तैयार करने के लिए उसको गन्ना या चुकंदर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि चीनी तैयार करने के लिए गन्ना और चुकंदर का होना जरूरी है। तो गन्ना और चुकंदर उसके लिए क्या कहलाएगा? कच्चा माल। ठीक है, ऐसे ही एक सीमेंट की फैक्ट्री है, सीमेंट तैयार की जाती है, लेकिन सीमेंट तैयार करने के लिए कच्चा माल तो उसको खरीदना पड़ेगा। अब कच्चा माल है वो कौन सा होता है सीमेंट के लिए? जैसे जिप्सम है,
चूना पत्थर है और कोयला है। ये तीनों चीजें मिक्स करके क्या बनाई जाती है, सीमेंट बनाई जाती है। तो कोयला, जिप्सम और चूना पत्थर ये उस फैक्ट्री वाले के लिए क्या कहलाएगी, कच्चा माल। तो पहले वो कच्चा माल क्रय करेगा और उसको फिर तैयार करेगा और उसके बाद में तैयार करके फिर उसको सेल करेगा। तो जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो केवल फैक्ट्रियों में होता है और बाकी जो व्यापारी है, जो फैक्ट्रियां नहीं है, वो तैयार माल को क्रय करते हैं और उसके बाद में उसको सेल करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अभी मैंने बताया कि जो वस्तु का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि खुद तैयार करते हैं फिर सेल करते हैं, तो उनके लिए जो ऐसा जो माल होता है, गुड्स जिसको बोलते हैं, उत्पादन करने वाली संस्थाओं के लिए, उनके लिए ऐसा माल 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार का जो माल है वो कौन कौन सा होता है? एक होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कच्चा माल। कच्चे माल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। ठीक है। दूसरा जो माल है वो होता है वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्ध निर्मित माल। वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड गुड्स, इसको क्या बोलते हैं हम, अर्ध निर्मित माल। और तीसरा होता है आपके फिनिश्ड गुड्स। इसको बोलते हैं हम निर्मित माल। फिनिश्ड गुड्स। तो ये जो माल होता है, अभी मैंने बताया था कि व्यापारी के द्वारा जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है, जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है, व्यापार जिस वस्तु का करता है वो उसके लिए माल कहलाती है। ठीक है। और मैंने भी बताया था कि अधिकांश व्यापारी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, तैयार वस्तु को क्रय करते हैं और उसके बाद में उसको सेल करते हैं। लेकिन कुछ व्यापारिक संस्थाएं ऐसी होती है जो वस्तुओं का उत्पादन करती है, मतलब प्रोडक्शन करती है, तैयार करती है और उसके बाद में उसको सेल करती है। तो जो वस्तु का उत्पादन करती है, मतलब फैक्ट्रियां, उनके लिए जो माल होता है 3 प्रकार का होता है। कच्चा माल जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, दूसरा अर्धनिर्मित माल, इसको वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं, और तीसरा होता है फिनिश्ड गुड्स, निर्मित माल, तैयार माल। तो कच्चा माल तो मैंने बता ही दिया कि कच्चा माल वस्तु का उत्पादन करने के लिए चाहिए, बिना कच्चे माल के तो वस्तु का उत्पादन करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो वो उसके लिए कच्चा माल होता है। अर्धनिर्मित माल, वर्क इन प्रोग्रेस है, ये क्या होता है, यानी कि ऐसा माल जो निर्माण की अवस्था में है, पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ है, तैयार हो रहा है, यानी कि अर्धनिर्मित अवस्था में, आधा तैयार हो चुका है, प्रोसेस में है, लेकिन पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ है, तैयार नहीं हुआ है, उसको हम कहते हैं अर्धनिर्मित माल। क्योंकि वो न तो कच्चा माल रहा है न निर्मित माल रहा है, फिनिश्ड गुड्स भी नहीं है। अब इसमें ये जो आपके वर्क इन प्रोग्रेस है, अब इसमें कोई सा भी हो सकता है। जैसे कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, तो कपड़ा मशीनों में से तैयार हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हुआ है, धागे वागे उसके बुने जा चुके हैं और अब वो तैयार हो रहा है, लेकिन आधी अवस्था में। ऐसे ही जैसे हमारे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बिल्डिंग क्या है हमारी, क्या है, जैसे आधी तैयार हो चुकी है, उस पर छत डलना बाकी है या प्लास्टर होना बाकी है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। आपने क्या है
रोड पर आप आते जाते देखा होगा कई बार, जैसे रोड का काम चलता रहता है तो उस पर बोर्ड लगा हुआ रहता है, उस पर लिखा हुआ रहता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कार्य प्रगति पर है, यानी कि पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। तो वही चीज इसमें है। तो वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि ऐसा माल जो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, अर्धनिर्मित अवस्था में है, वो क्या कहलाता है? वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं इसको। तीसरा आता है आपके फिनिश्ड गुड्स, निर्मित माल, यानी कि ऐसा माल जो पूरी तरह से तैयार हो गया है, विक्रय योग्य है, यानी कि जिस माल का विक्रय किया जा सकता है, मतलब पूरी तरह से तैयार है और उस माल को सेल किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, बेचने की अवस्था में है, वो क्या कहलाता है? फिनिश्ड गुड्स। मैं बोल रहा, आवाज आ रही है तुम्हारे पास? यस सर, आ रही है। तो मैंने देखो आज आपको एक तो गुड्स के बारे में बताया कि गुड्स, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसके लिए वो माल कहलाता है। जैसे आपकी कोई भी दुकान है, आप उत्पादन नहीं करते हैं, आपकी क्या है, मान लो कि कोई हार्डवेयर सैनिटरी की दुकान है, तो आपके हार्डवेयर सैनिटरी में जो भी आप आइटम रखते हो बेचने के लिए, वो आपके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। ठीक है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जो वस्तुओं का उत्पादन करती है, यानी कि फैक्ट्रियां। तो फैक्ट्रियां होती है, वहां पर ये जो गुड्स है वो 3 प्रकार का हो गया, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल। ठीक है, ये 3 के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, इससे पहले क्या है, मैंने आपको स्टॉक के बारे में बताया था। स्टॉक यानी कि बचा हुआ माल, रहतिया, यानी कि ऐसा माल जो बिका नहीं है, बिकने से रह गया है। अगर वो वर्ष के प्रारंभ में है तो ओपनिंग स्टॉक, और वर्ष के अंत में है तो वो क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया था। लेकिन ऐसे ही अब ये गुड्स का जो मैंने बताया था कि जहां पर फैक्ट्रियां होती है, जो फैक्ट्रियां वस्तुओं का उत्पादन करती है, उनके लिए माल ये 3 प्रकार का होता है। तो अब क्या है, ये जो कच्चा माल है, अर्धनिर्मित माल है या निर्मित माल, जिसको हम रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड गुड्स, ये वर्ष के प्रारंभ में भी हो सकता है और वर्ष के अंत में भी हो सकता है। अगर वर्ष के प्रारंभ में है तो वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, अब इसमें तो केवल इतना लिखा हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, तो अधिकतर ये माल कौन सा होता है? फिनिश्ड गुड्स होता है। अगर प्रश्न में कोई सूचना नहीं है तो वो तैयार माल ही होता है, तैयार माल होता है। अगर वो वर्ष के प्रारंभ में बचा हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक, और वर्ष के अंत में होता है तो क्लोजिंग स्टॉक। उसके लिए फिनिश्ड गुड्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बस ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में इतना ही दे रखा है, स्टॉक है, चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, और कुछ नहीं दे रखा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सूचना नहीं है, तो वो फिनिश्ड गुड्स ही होता है, निर्मित माल ही होता है। इसलिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कच्चा माल या अर्धनिर्मित माल है तो फिर उसमें लिखा हुआ होगा। अगर वर्ष के प्रारंभ में कच्चा माल है तो क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि ओपनिंग स्टॉक है लेकिन कौन सा है? कच्चे माल का, तो हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, या ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड गुड्स। ऐसे ही वर्ष के अंत में है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये जो माल होता है, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल या निर्मित माल, ये भी वर्ष के प्रारंभ में भी हो सकते हैं और वर्ष के अंत में भी हो सकते हैं, क्योंकि व्यापारी के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जो माल खरीदा जाता है, वो माल जरूरी थोड़ी कि पूरा माल ही काम में आया जाए, कि कई बार हम जितना माल क्रय करते हैं, फायदे के लिए व्यापारी क्या करता है? एक साथ माल क्रय करने की कोशिश करता है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर एक साथ वस्तु का उत्पादन अगर करना है, या एक साथ वस्तुएं अगर हम उत्पादन करते हैं, तो उससे व्यापारी को बहुत से बेनिफिट होते हैं। एक साथ वस्तु का उत्पादन करने से वस्तु की जो कॉस्ट है, लागत है, वो कम हो जाती है। आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तु का उत्पादन करोगे, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, उसकी जो कॉस्ट है, लागत है, वो बढ़ जाएगी।
ऐसे ही आप बाजार से वस्तु है एक साथ ज्यादा मात्रा में खरीदोगे, आपको कम पेमेंट करना पड़ेगा, रेट कम लग जाएगी, रेट कम पड़ेगी, और किराए भाड़े में उसमें फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो कि आप कोई माल है, आप दिल्ली से खरीद के लाते हो, ठीक है, आपका जो माल है ट्रक से आता है, और मान लो कि उस ट्रक की जो कैपेसिटी है उस माल को लाने की, वो है मान लो कि 5 टन, 5 टन वो माल ला सकता है, और दिल्ली से उस ट्रक का जो किराया है वो है मान लो कि 20,000 रुपए। ट्रक का जो किराया है वो कितना है? 20,000। आप दिल्ली से माल लेकर आओगे, 1 टन माल लेकर आओगे तो भी आपको ट्रक का किराया कितना देना पड़ेगा? 20,000। 3 टन लेकर आओगे तो भी 20,000, और 5 टन लेकर आओगे तो भी 20,000, क्योंकि ट्रक आ रहा जा रहा है, उसका उतना ही खर्चा हो रहा है। तो इसलिए आप माल अगर कम मात्रा में लेकर आ रहे हैं तो भी आपको किराया उतना देना पड़ेगा, और पूरा भरा हुआ लेकर आ रहे हैं जितनी उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, तो भी आपको किराया उतना देना पड़ रहा है। तो इसमें आपको महंगा पड़ेगा। कैसे महंगा पड़ेगा? कि जैसे अब फर्क होता है ना, कि आपने बहुत से दुकानों पर देखा होगा कि कई दुकान पर वस्तुएं हैं, आप खरीदने के लिए जाते हैं, कई दुकानों पर फर्क पड़ जाता है कि एक दुकान पर आप वस्तु खरीद रहे हैं, वो वस्तु आपको 135 रुपए में बेच रहा है। आपने कोई वस्तु की रेट पूछी कि ये वस्तु कितने की है, उसने बताया कि 135 रुपए। लेकिन दूसरी दुकान पर गए, उसने 127 रुपए में ही आपको बेचने के लिए तैयार हो गया। मतलब दूसरी दुकान वाला आपको 127 रुपए में बेचने के लिए तैयार है, और एक दुकान वाला 135 रुपए में। तो अब इसके रेट में जो डिफरेंस है, अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो हम जो ज्यादातर हम काम में लेते हैं कि ये रेट ज्यादा लगा रहा है, ये रेट कम लगा रहा है। एक कारण तो होता ही होता है कि कुछ व्यापारी जानबूझ करके भी रेट और ज्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि प्रॉफिट तो दोनों ले रहे हैं, लेकिन ये प्रॉफिट कहीं ज्यादा ले रहा है, ये कम ले रहा है। एक कारण तो ये है कि इसका प्रॉफिट ज्यादा है। लेकिन कई बार ये कारण नहीं होता है, कई बार दूसरा कारण होता है, ये प्रॉफिट ज्यादा नहीं ले रहा है। जैसे मान लो कि ये वस्तु जो बेच रहा है 135 रुपए में बेच रहा है, इसने जो वस्तु खरीदी है वो 125 रुपए में खरीदी है, 10 रुपए का उसका प्रॉफिट हो गया। इसने 125 रुपए में वस्तु खरीदी, 10 रुपए का उसने अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, तो अब वो 135 रुपए में बेच रहा है। यहां तक तो ये ठीक है, प्रॉफिट तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 125 रुपए में तो वो बेच नहीं सकता है, फिर तो उसको लॉस हो जाएगा। 125 रुपए बेचता तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इतने में तो वो क्रय कर रहा है। अच्छा, ये जो दूसरा दुकानदार है जो 127 रुपए में बेच रहा है, ये क्या है, 115 रुपए में तो खरीद रहा है, और इसका 12 रुपए प्रॉफिट है। अब देखो दोनों में देखो डिफरेंस, ये एक वस्तु पर 10 रुपए का प्रॉफिट ही ले रहा है, फिर भी वो कितने में बेच रहा है? 135 रुपए में। ये 12 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन फिर भी वो इससे कम मूल्य पर बेच रहा है, 127 रुपए। प्रॉफिट इससे ज्यादा कमा रहा है, लेकिन आप अगर देखोगे आपकी नजर में क्या है, ज्यादा कमाने वाला कौन है? ये, क्योंकि वो 135 रुपए लगा रहा है। क्योंकि उसका दूसरा कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है कि इसने जो वस्तु खरीदी है वो वस्तु कितने में पड़ी है? इसके 125 रुपए में एक वस्तु, मतलब खरीदने पर जो खर्चा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट, यानी कि लागत। क्योंकि व्यापार करते हैं तो ये चीज तो देखना पड़ेगा कि हमारी वस्तु कितने में पड़ी, क्योंकि कई बार आप दुकान पर जैसे जाते हैं और आपने के वस्तु की कीमत पूछी, उसने कीमत बताई 160 रुपए, आपने कहा 140 में दे दो, वो बोलता नहीं 140 रुपए में तो मेरे नहीं पड़ी। मेरे नहीं पड़ी यानी कि मेरे इसकी कीमत ज्यादा है। तो जिस मूल्य पर वो क्रय करता है उसके खर्चे वर्चे सारे जोड़ करके उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट, यानी कि लागत। अब इसकी जो लागत है एक वस्तु पर 125 रुपए आ रही है, 125 रुपए में एक वस्तु पड़ रही है,
लेकिन इसके 115 रुपए पड़ रही है, इसलिए ये 12 रुपए का प्रॉफिट लेकर के भी 127 रुपए में बेच रहा है, और ये 10 रुपए का प्रॉफिट लेकर के भी 135 रुपए में बेच रहा है। निश्चित है आपकी नजर में ये व्यापारी बेईमान हो गया, और ये आपकी नजर में सही है क्योंकि ये कीमत कम ले रहा है। लेकिन आपने क्या है, आपको उस चीज का मालूम नहीं है कि इस एक्चुअल में इसका जो प्रॉफिट है इसका कम है, इसका ज्यादा है। अब ऐसा क्यों हुआ कि इसके 115 रुपए में वस्तु पड़ गई, इसके 125 रुपए में पड़ी? तो अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब बहुत सारे कारण कैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि आप क्या है, बाहर से कोई माल है खरीदते हैं आप दूसरे से, जैसे मैंने बताया कि बहुत से यहाँ के कई व्यापारी हैं, जैसे कपड़े हैं या और कई सामान है, दिल्ली से क्रय करते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है वहां से, और फिर यहाँ ला करके उसको बेचते हैं। लेकिन दिल्ली से माल आ गया तो आपको किराया भाड़ा भी देना पड़ेगा। अब मैंने अभी बताया था कि जैसे 5 टन माल आता है एक ट्रक और उसका किराया 20,000 है। अब आप क्या है, इस कैटेगरी में हो, ये मतलब ए ग्रेड, मान लो ये ए व्यापारी है, एक बी व्यापारी है, कोई भी मान लो आप क्या करते हो, उससे वस्तु लेकर आते हो दिल्ली से, ठीक है। अब दिल्ली से वस्तु लेकर आ रहे हो तो थोड़ी मात्रा में लेकर आ रहे हो। अब थोड़ी मात्रा में वस्तु लेकर आ रहे हो तो आपके क्या है, उसने एक वस्तु की जो रेट है वो कितनी लगाई, 118 रुपए लगाई। एक वस्तु की रेट है वो कितनी लगाई, 118 रुपए, ठीक है। क्योंकि आपने थोड़ी मात्रा में, क्योंकि आपने 1 टन माल खरीदा, 1 टन माल के हिसाब के 118 रुपए लगाए, आपको किराया कितना देना पड़ा, 20,000। इसने क्या किया, 5 टन माल एक साथ खरीदा। 5 टन माल एक साथ खरीदा तो वहां का जो होलसेलर था उसने क्या किया, 112 रुपए लगा दिए। एक वस्तु की जो रेट है वो कितनी लगा दी, 112 रुपए इस व्यापारी की। अब इसकी रेट इतनी कम क्यों लगाई, सीधी सी बात है कि ज्यादा मात्रा में एक साथ माल खरीद रहा है, ये 5 टन माल खरीद रहा है एक साथ, और 5 टन माल खरीदने के कारण इसकी रेट है वो 112 रुपए हो गई, कम हो गई। तो एक तो क्या, 6 रुपए का डिफरेंस तो यही आ गया सीधे यहीं पर। अब दूसरा डिफरेंस क्या आ गया, किराए का। अब ये व्यापारी क्या करता है, 1-1 टन माल खरीद रहा है और 5 टन माल खरीद रहा है। अब उसने 5 बार माल खरीदा तो 20,000 रुपए के हिसाब से 5 टन माल का जो किराया है वो कितना हो गया, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए किराया हो गया। इसने किराए का भुगतान किया 1 लाख रुपए, और इसने 5 टन माल एक साथ खरीदा, उसको कितने का पेमेंट करना पड़ा, 20,000 का। इसने 20,000 का पेमेंट किया। अब बताओ, अब ये 1 लाख रुपए जो खर्चे किए तो वो अपना, वो जो खर्चा किया है वो तो वसूल करेगा ना ग्राहकों से। अब वो क्या करेगा, इसने 118 रुपए में वस्तु खरीदी, फिर वो किराया है, वो किराया भी क्या करेगा, जितना माल खरीदा उसमें जोड़ देगा। अब जोड़ने पर क्या है, एक वस्तु की जो लागत है, एक वस्तु का जो मूल्य है वो कितना आ गया, 125 रुपए हो गया। मतलब 125 रुपए से कम में तो वो बेच ही नहीं सकता, क्योंकि 125 रुपए में अगर 1 रुपया भी कम करेगा तो उसको तो घाटा हो जाएगा, और 125 में भी बेचता है तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि फिर तो वो फ्री में काम कर रहा है, उसको तो कोई कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, बल्कि उसका और खर्चे और है, थोड़े दिनों में तो उसको व्यापार वैसे बंद करना पड़ेगा। यानी कि 125 रुपए में तो वो सेल कर ही नहीं सकता, ज्यादा में करेगा, इसलिए उसने 10 रुपए प्रॉफिट लिया और 135 रुपए में बेच रहा है। लेकिन इसने क्या है, एक साथ माल खरीदा, एक तो वस्तु उसके क्या है, कम रेट पर पड़ी, इसके 118 में पड़ रही थी, इसके 112 में पड़ी। दूसरे किराया भाड़ा इसका कम हो गया, इसने 20,000 रुपए का एक ही बार किराया देना पड़ा, इसने क्या बार बार माल खरीदा तो किराया तो देना पड़ेगा, जितनी बार माल खरीदोगे उतनी बार किराया देना पड़ेगा। और हो सकता है आपके जैसे डीजल पेट्रोल की रेटें बढ़ जाती है तो किराया अगली बार वो बोल दे नहीं साहब 20,000 नहीं 22,000 देना पड़ेगा, यानी कि आपके खर्चे तो और बढ़ गए, यानी कि आपका प्रॉफिट और कम हो जाएगा। तो खर्चे क्या होता है, व्यापारी क्या करता है, जितने मूल्य पर वस्तु खरीदता है वो उसका क्रय मूल्य होता है। जिस मूल्य पर व्यापारी वस्तु क्रय करता है, जैसे इसने क्या किया, 118 रुपए में वस्तु क्रय की, ये इसका क्रय मूल्य है। अब वो खर्चे भी इसमें जोड़ देगा। खर्चे जोड़ने के बाद में जो मूल्य आता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट।
हिंदी में हम इसको बोलते हैं लागत, क्योंकि खर्चे अर्चे जोड़ने के बाद में इसके एक वस्तु का जो मूल्य है वो आ गया 125 रुपए। अब ये कॉस्ट कैसे ज्ञात की जाती है इसके बारे में तुम्हारे को आगे बताऊंगा कि कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसकी एक वस्तु की लागत है 125 रुपए आ गई। एक तरह से अब क्रय मूल्य 125 ही हो गया इसका, तो क्योंकि व्यापारी सब खर्चे वर्चे किराया बड़ा सब जोड़ करके लागत ज्ञात करता है, तो इसकी लागत 125 आ गई। अब प्रॉफिट जोड़कर उसको बेच रहा है, लेकिन इसके जो लागत है वो तो केवल 115 रुपए आ रही है, क्योंकि इसने क्या किया 112 रुपए में वस्तु खरीदी थी और किराया उसने एक ही बार दिया, तो किराए को क्या है जितना माल हो उसमें जोड़ दिया जाता है। तो एक वस्तु पर 3 रुपए का किराया भाड़ा पड़ा, 3 रुपए जोड़ने के बाद में 115 रुपए हो गए, तो इसके 115 रुपए हुए। तो अब देखो, अब दोनों में अगर आप देखते हो तो फिर आपको मालूम चल जाएगा कि हमेशा क्या है हमारे को जो दिखता है वो वैसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो पोजीशन है वो अलग भी हो सकती है। ये हमारे को लगता है कि ये पोजीशन एक है, तो इसलिए क्या है कुछ एक वो भी हो सकती है, क्योंकि कुछ व्यापारी जानबूझ करके भी रेट ज्यादा रखते हैं, रेट दोनों की सेम है फिर भी, लेकिन हमेशा नहीं होता है, कई बार ये कारण भी होता है। और जहां पर ये कारण होता है वहां पर व्यापारी घाटे में जाते हैं, क्योंकि आप निश्चित है कि एक व्यापारी आपको 135 रुपए में दुकान वाला बेच रहा है वस्तु, और ये दुकान वाला 127 रुपए बेच रहा है। आप कौन सी दुकान वाले के पास जाओगे? इसके पास ही जाओगे। आपका दिमाग थोड़ी खराब हुआ जो इसके पास खरीदोगे, क्योंकि 135 रुपए दे रहा है, सेम वस्तु है, एक जैसी वस्तु है। जब एक जैसी वस्तु है तो आप 135 में क्यों खरीदोगे? आप तो 127 में खरीदोगे। जब 127 में आप खरीद रहे हो तो निश्चित है कि इसके पास में कोई भी कस्टमर माल खरीदने के लिए नहीं जाएगा। जब इसके पास में माल खरीदने के लिए नहीं जाएगा, कम जाएंगे, तो इसकी माल की बिक्री कम होगी, माल की बिक्री कम होगी तो इसका प्रॉफिट भी कम होगा। धीरे धीरे इसको क्या घाटा होने लग जाएगा, क्योंकि व्यापारी के और भी खर्चे होते हैं, दुकान का किराया है, दुकान के कर्मचारी है, बिजली का बिल है, उसके खुद के खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो खर्चों को पूरा करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब व्यापार क्या है इतना घाटे में चला जाएगा कि उसको व्यापार बंद करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ऐसी स्थिति नहीं आ सकती, क्योंकि ये क्या अच्छी पोजीशन में चल रहा है, इसकी माल की जो सेल है सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि जिस मूल्य पर माल बेचा जाता है उसको सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बोलते हैं। ये कम पर बेच रहा है, इसकी सेल बढ़ती जाएगी, प्रॉफिट भी इसका ज्यादा है। लेकिन इन चीजों की जानकारी हमारे को किससे मिलती है? जब हम लेखा पुस्तकें तैयार करते हैं, व्यापारी के द्वारा जब खाते तैयार किए जाते हैं तभी व्यापारी को मालूम चलता है और औरों को मालूम चलता है कि व्यापार की कंडीशन क्या है। कि व्यापारी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब खाते तैयार किए तो फिर मालूम हुआ कि दूसरा व्यापारी है उसका मुनाफा हमारे से ज्यादा हो रहा है, उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, हमारे पास ग्राहक कम है, भीड़ ही नहीं है, बहुत कम है। तो ये चीज की जानकारी हमारे को तभी मिलेगी जब हम खाते तैयार करते हैं। तो वर्ष में अंत में जब खाते तैयार किए तो हमारे को मालूम हुआ कि हमारा प्रॉफिट तो बहुत कम है, जबकि हमारे बराबर दुकान वाला है वो ज्यादा मुनाफा कमा रहा है और अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो फिर हमारे को मालूम चलेगा कि हमने ये गलतियां की थी, हमारी ये गलतियां थी जिनके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, जिनकी वजह से क्या हमारी वस्तुओं की जो सेल है वो ज्यादा नहीं हो रही है, ग्राहक पसंद नहीं कर रहे हैं, कारण कीमत ज्यादा है। आपकी नजर में तो सही है क्योंकि आप मुनाफा कम ले रहे हो, क्या आपने 125 में तो खरीदिया, 125 में तो आप क्या बेच ही नहीं सकते, लेकिन ये 127 में ही बेच रहा है। तो ये खाते तैयार करने से व्यापार की जो एक्चुअल कंडीशन है उसके बारे में मालूम चल जाएगा कि वास्तव में व्यापार में ऐसा क्यों हो रहा था। तो व्यापारी फिर क्या करता है, इन चीजों पर ध्यान दे सकता है, और व्यापारी अगर इन चीजों पर ध्यान दे लेता है तो धीरे धीरे उसके खर्चे कम होने लग जाएंगे। तो व्यापारी फिर ये क्या है, इनके ऊपर कंट्रोल करेगा, ध्यान देगा कि सबसे पहले तो क्या है एक साथ माल खरीदने की कोशिश करेगा। और ये नियम है व्यापार में और वैसे भी कि आप एक साथ बड़ी मात्रा में माल क्रय करते हैं तो उस वस्तु की रेट है वो कम पड़ती है। तो एक साथ माल खरीदने से आपको बहुत सारे बेनिफिट है। अब कौन कौन से बेनिफिट? एक साथ वस्तु खरीदने के क्या है
एक तो वस्तु आपको कम रेट पर पड़ेगी, एक बेनिफिट पहला। दूसरा बेनिफिट, उसका जो किराया भाड़ा है वो आपको बार बार नहीं देना पड़ेगा। आप महीने में 5 बार माल खरीद करके ला रहे हैं, एक ही बार लेकर आ रहे हैं, तो आपको दूसरा बेनिफिट ही हो जाएगा। तीसरा बेनिफिट, एक साथ मात्रा में अगर आप माल क्रय करते हैं तो आपके पास में माल का स्टॉक हो गया अच्छा खासा, आपके पास अच्छा स्टॉक हो गया। अच्छा जो स्टॉक हो गया तो आपके पास में क्या, कई बार क्या होता है, अचानक वस्तु की रेटें बढ़ जाती है। आपने क्या वस्तु खरीदी 112 रुपए में, अभी एक साथ आपने माल खरीद लिया, 2 दिन बाद में उस वस्तु की रेटें बढ़ गई और बाजार में और दुकानदार है उस वस्तु को 140 रुपए में बेच रहे हैं। आपने तो 115 में खरीदी है, क्योंकि वो उनके 130 में तो पड़ रही है, क्योंकि बाद में खरीदने वाले तो पर उसको अपना मुनाफा और जोड़ेंगे। लेकिन आपको फायदा ये होगा, और दुकानदार 140 रुपए में बेच रहे हैं, आप 135 में बेच सकते हो, क्योंकि आपने तो कितने में खरीदी है, 115 में खरीदी है। आपका प्रॉफिट औरों से ज्यादा है, फिर भी आपकी सेल ज्यादा होगी, क्योंकि ग्राहक आपके पास जाएंगे, क्योंकि वो 5 रुपए कम ले रहा है। क्योंकि कस्टमर इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि वो क्यों दे रहा है, उनको मतलब है नहीं, उनको तो सस्ती पड़ रही है। दूसरी वस्तु क्या है, एक जैसी है, एक ही वेराइटी है, तो ग्राहक दूसरे के पास क्यों जाएंगे लेने के लिए, ठीक है। तो एक बेनिफिट आपके ये हो गया। तीसरा, चौथा बेनिफिट ये है कि आपके पास में एक्स्ट्रा माल पड़ा रहता है, तो कभी कोई ग्राहक क्या है वापस नहीं जाएगा। कई बार आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं, माल बिक गया, ग्राहक आता है, फिर आप कहते हैं नहीं माल आएगा कल ले जाना, तो वो ग्राहक क्या दूसरी दुकान पर से माल क्रय कर लेगा, यानी कि आपका ग्राहक टूट गया। अब दूसरी दुकान पर अगर उसको सस्ता मिल गया तो दोबारा आपकी दुकान पर नहीं आएगा, यानी कि आपका ग्राहक है टूट गया, धीरे धीरे ऐसे ग्राहक कम होते जाएंगे। तो अच्छे व्यापारी हैं वो इस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं कि एक बार कस्टमर दुकान पर आ जाए तो वापस नहीं जाए, माल की सप्लाई हमेशा बनाए रखते हैं, इसलिए वो ज्यादा मात्रा में माल खरीद के रखते हैं। इसलिए व्यापारी क्या करते हैं, गोडाउन रखते हैं, गोदाम में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा माल रख लेते हैं। और एक्स्ट्रा माल रखने से ये बेनिफिट ये होता है कि जैसे दुकान में माल कम होता है, क्योंकि दुकानों में जगह इतनी रहती नहीं है, मार्केट में इतनी बड़ी दुकान मिल नहीं पाती है या किराया ज्यादा होता है, तो गोडाउन रखते हैं। जैसे माल कम होता है गोडाउन से माल ले आते हैं, दुकान में रख लेते हैं, तो माल की सप्लाई लगातार बनी रहती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक छोटी व्यापार की एक छोटी सी चीज बताई, और चूंकि ये रिलेटेड है इसलिए समझना भी जरूरी है। तो आज मैंने आपको स्टॉक का ये बता दिया था, मैंने गुड्स माल के बारे में बताया, और जो माल होता है 3 प्रकार का होता है, आपके रॉ मटेरियल, कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस, अर्धनिर्मित माल और फिनिश्ड गुड्स।